नमस्कार। हम सब जानते हैं कि आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं चाहता तो ये था कि आपके साथ पार्टी कार्यालय में मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और एक साल के किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करता, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम सब लोग कोरोना वायरस के साए में अपने दैनंदिन कार्य को चला रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेते हुए, डिजिटल टूल्स का सहारा लेते हुए इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग शामिल हुए हैं। एक बार पुनः आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर स्वागत करता हूं मैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं पार्टी के अध्यक्ष की दृष्टि से कि वह पूरी ताकत के साथ, जैसा उन्होंने पिछले 6 वर्षों में देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में की है, उसी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि वो अच्छे से और पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे रहे। हम सब जानते हैं कि यह जो समय गुजरा, यह अकॉम्प्लिशमेंट्स का, दिस हैज बीन अ ईयर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड ऑल्सो वी हैव फेस्ड अनइमेजिनेबल चैलेंजेस ऑल्सो। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीजों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साए को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है। ये सब हम लोग जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीजंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीजंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में किए। दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिव, दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिसेप्टिव एंड दिस गवर्नमेंट has the capacity to take decisions। ये सब हम लोगों ने देखा है। आज हम जब 1 साल पूरा कर रहे हैं तो हम ही नहीं, सारा विश्व कोरोना के साए में जी रहा है। और यह स्थिति कोरोना की दृष्टि से देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई एक इस तरीके से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको संभाल के रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी, जन सहयोग, सबको साथ लेकर के चलना और उसके साथ साथ टाइमली एंड बोल्ड डिसीजंस लेना, ये मोदी जी की खासियत रही है। और इस कारण से हम ये भी देखते हैं कि जहां बड़े महाशक्तिशाली देश जो समस्याओं से घिर गए और वह भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय मानते हैं, वहां भारत देश ने कोरोना की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी और इस तरीके से उस काम को संभाला। वो दूरदृष्टि थी प्रधानमंत्री जी की, जिसने समय पर लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के कारण आज भारत की स्थिति संभली हुई परिस्थिति में हम सबको देखने को मिलती है। तो यह भी हम लोगों ने देखा है। अगर इसके साथ साथ हम कहें तो एक समय था जब लॉकडाउन किया गया तो उस समय कोरोना की टेस्टिंग फैसिलिटी सिर्फ 10,000 थी पर डे। आज 1,60,000 टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है। उसी तरीके से उस समय हमारे पास
पीपीई किट्स की कमी थी, लेकिन आज लगभग 600 उद्यमी हमारे देश के लगभग 4,50,000 पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, उसके जो किट्स हैं वो आज 4,50,000 प्रतिदिन बन रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से वेंटिलेटर्स, 60,000 वेंटिलेटर्स का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 58,000 वेंटिलेटर्स भारत में ही बन रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत की पहचान जिसको उन्होंने बनाया है। और इसमें से 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड के फंड से खरीदे जा रहे हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर हम कहें तो आज 2 लाख हमारे पास बेड कैपेसिटी हो गई और इसी के साथ साथ हमारी आईसीयू कैपेसिटी बढ़ गई। तो हमने कोशिश की है कि स्वास्थ्य के ढांचे को, जहां शक्तिशाली देश स्वास्थ्य के मामले में उनके सिस्टम्स चरमरा गए, कोलैप्स कर गए, वहां भारत ने अपने आप को संभाल करके चलाने का प्रयास किया और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़े। हमारे देश के उद्यमियों ने भी इसमें साथ दिया और इसके कारण आज हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार भी हुए हैं और स्वदेशी और स्वावलंबन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए, वी आर द कंट्री जिसने आर्थिक दृष्टि से भी लोगों की चिंता की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सराहा। उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट द ओनली फैक्टर विच हैज टू बी टेकन इनटू केयर। India has taken a lead and India has shown that economic aspect is also to be taken into consideration and for that Modi ji has taken a lead। यह बात की उन्होंने कही। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया। उसके माध्यम से हम लगभग 80 करोड़ लोगों को उनके राशन की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ बहनों को हमारे जनधन के खाते में, उनके जनधन के खाते में 500 रुपए पूरे 3 महीने के लिए डालने का हर महीने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके भी खातों में 1,000 रुपए देने का प्रयास हुआ। उसी तरीके से मनरेगा में जिसकी दिहाड़ी 182 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई और लगभग मनरेगा का आवंटन 1 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड आवंटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का एक होलिस्टिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जिसके बारे में हमारे निर्मला जी ने अगले 5 दिनों में, उसकी घोषणा के 5 दिनों बाद किस किस सेक्टर के लिए, किस किस सेगमेंट के लिए क्या क्या प्रयोजन किए गए, उसको आपको विस्तार से बताया है। दिस इज ए होलिस्टिक पैकेज, जिस पैकेज के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि हर सेक्शन को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, कैसे उनको खड़ा किया जा सके, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इस तरीके के, और साथ ही साथ उनको किस तरीके की रियायतें दी जा सके, इस बात को भी करने का प्रयास किया है। उसी तरीके से अगर हम कहें तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेते हुए कोरोना की लड़ाई के बीच में हम लोगों ने 100 से ज्यादा देशों को उस समय हम लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया और उनको मेडिसिन पहुंचाने का काम किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जहां कोरोना की लड़ाई है और कोरोना की लड़ाई के साथ साथ उसको होलिस्टिक तरीके से किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इसकी दृष्टि मोदी जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता में दिखाई है और यह इस लड़ाई को बहुत जिसे मैं ये कह सकता हूं कि पूरी शिद्दत के साथ और फ्रंट से लड़ करके, और मैं यह भी कहना चाहूंगा और यहाँ पर देश को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के एक एक आह्वान को देश ने रिस्पॉन्ड किया, देश ने सुना, देश ने समझा, देश ने उसको आत्मसात किया। इसके लिए मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मोदी जी ने जिस नेतृत्व क्षमता को दिखाया है वह सच में अनुकरणीय भी है और वह सच में प्रशंसनीय है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना के साथ साथ भारत ने मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीजंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया।
दुनिया बोलती थी ये असंभव है। हम लोग बहुत समय से कहते थे एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, लेकिन ये बचपन से कहते हुए हम जानते थे कि इसको करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इसको पूरा किया और धारा 370 को समाप्त करके, एब्रोगेट करके जम्मू कश्मीर की जनता जो मुख्य धारा में शामिल होने में दिक्कत आती थी, वह आज मुख्य धारा में शामिल हो गई है। वहां की महिलाओं के जो भारत के कानून नहीं लगते थे और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी, आज उनको वो प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमारे दलित भाई जिनके साथ अन्याय हो रहा था, वर्षों से अन्याय हो रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। हमारे पाकिस्तान से आए हुए हमारे रेफ्यूजी भाई जो जम्मू कश्मीर में बस गए, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनको आज न्याय मिल रहा है। उसी तरीके से हमारे प्रॉपर्टी राइट्स जो महिलाओं की थी, वह उनको नहीं मिलती थी, वह आज उनको मिल रही है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर, लद्दाख का इलाका वो हमेशा इग्नोर्ड था, वो आज मुख्य धारा में शामिल होकर के अपने विकास की प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। इसलिए धारा 370 ये देश की एकता और अखंडता का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जिसको मोदी जी ने लिया। अगर हम उसके साथ साथ बात करें तो हमारे CAA का, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, वर्षों से बात चली आ रही थी कि हमारे अफगानिस्तान से, हमारे बांग्लादेश से, हमारे पाकिस्तान से जो बेचारे आए हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उनको यहाँ पर भारत में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ और उनको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले। ये हम ध्यान में है। हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी माताएं जो 3 तलाक के कारण बहुत तकलीफ में थी, दिक्कत में थी, उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और जो ट्रिपल तलाक था उसको, ये एक कुरीति थी, उसको समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से टेररिज्म से लड़ने के लिए देश में UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, यह काम भी प्रधानमंत्री जी ने बखूबी कानून में परिवर्तन ला करके किया। NIA की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दायरे को बढ़ाया और उस दायरे को बढ़ाने के साथ साथ विदेशों में भी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो उनको भारत के कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ एक्शन हो, इस बात का भी प्रयास हुआ है। उसी तरीके से एक बहुत, जिसको कहते हैं बोल्ड डिसीजन, पॉक्सो का लिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें डेथ पेनल्टी का काम किया गया, तय किया गया कि यदि कोई बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है तो उसको डेथ पेनल्टी होगी। इस तरीके का कार्य को आगे बढ़ाया गया। यही नहीं, अगर हम बात करें इस छोटे से 1 साल के अंदर FDI के, सिविल एविएशन में FDI को परमिशन दी गई ताकि सिविल एविएशन की इंडस्ट्री आगे बढ़े और इस तरीके से देश की इकोनॉमी को गति मिले। हम लोगों ने, मोदी जी ने कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया। इस कॉर्पोरेट टैक्स के रिडक्शन के कारण बहुत नीचे तक मार्केट में पैसा का सर्कुलेशन के माध्यम को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से बैंक्स मजबूती से आगे खड़े होकर के लोगों की सेवा में जुटे, इसलिए बैंक्स का मर्जर करके बैंक्स को मजबूत बनाया, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को मजबूत बनाया, NPO को कम किया और लेंडिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी कोरोना के साए में ही NBFC लोन्स पर जो मॉरिटोरियम लगाया, उससे भी लोगों को राहत मिली है। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में परिवर्तन किया गया। कंपनीज एक्ट के परिवर्तन के कारण आज कंपनी सुविधा के साथ और हिम्मत के साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रख करके किया गया। इजी लोन अरेंजमेंट्स इसी 20 लाख पैकेज में भी किया गया है MSME सेक्टर के लिए। और हम जानते हैं कि त्रिपुरा में ब्रू रियांग की समस्या बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। हमारे गृह मंत्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जिसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये ब्रू रियांग बहुत छोटी जनसंख्या वाले लोग थे,
लेकिन इनके लिए भी व्यवस्था की गई और इनकी भी समस्या का सुझाव किया गया। ये हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। उसी तरीके से बोडोलैंड की समस्या लंबे समय से चल रही थी, उसका भी समाधान किया गया। हमारे जो रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप का आरसेप का विषय था, यह किसानों के खिलाफ था, ये उद्यमियों के खिलाफ था, ये मध्यम उद्यमियों के खिलाफ था। प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लेकर के आरसेप से अपने आप को अलग किया और यह देश के हित में फैसला इतना बड़ा लिया, वो हम सब जानते हैं और उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, इस छोटे से काल में ऐसे छोटे बड़े बहुत से फैसले लिए गए, जिन फैसलों के कारण आज भारत देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति से आगे चल रहा है, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। मैं एक बात निश्चित रूप से यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में एक सपना रहा और ये दशकों का नहीं, सदियों का था, ये शतकों का सपना था कि रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर वहां पर बने। इस काम को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे पांचों बेंच के जजेस ने एक मत से फैसला दिया। उनका फैसला हम सबके लिए स्वागत योग्य रहा। लेकिन यह भी मैं बताना चाहूंगा कि यह फैसला हुआ, इस फैसले को न आने में कांग्रेस ने लगातार लंबे समय तक अड़ंगा लगाया, लेकिन यह फैसला हुआ। आज मुझे खुशी है कि वहां पर प्रधानमंत्री जी ने वहां श्री राम तीर्थ स्थल का एक ट्रस्ट का, उसको जमीन को आवंटित करके उस ट्रस्ट को हैंडओवर कर दी है। अब वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, ऐसी इस छोटे से कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम हुए और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के इस काम को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, आज प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी देश के नाम संदेश भेजा है। इस देश के नाम संदेश जो भेजा है प्रधानमंत्री जी ने, इसको हमारे कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवार तक पहुंचाने वाले हैं। हम इसे 10 करोड़ परिवार तक ले जाएंगे और इसके साथ साथ लगभग 250 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, पब्लिक रैलीज होंगी। एक एक रैली में हजार कार्यकर्ता, हजार लोग जुड़ेंगे और हमारे जो मोर्चा के सभी कार्यकर्ता हैं, वो मोर्चा के सभी कार्यकर्ता 500 इस प्रकार की वर्चुअल रैलीज करेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों की रैलीज करेंगे, ताकि मोदी जी का संदेश जन जन तक जाए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता तक पहुंचाएं। इस काम को हम करेंगे। कोरोना के संकट में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर फीड द नीडी में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड पैकेट्स पहुंचाए और इसी तरीके से 4 करोड़ से ज्यादा राशन बांटे। लगभग 5 करोड़ के आसपास फेस मास्क बांटे हैं, फेस कवर बांटे हैं। तो हमारी कोशिश रही है पार्टी की ओर से भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत प्रदान करें। उसके साथ साथ जनता की सेवा में हम जुटे रहें, राष्ट्र की सेवा में हम जुटे रहें। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा उपकरण बने राष्ट्र की सेवा में और मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए कामों को अमली जामा पहुंचाने के लिए नीचे तक अपना काम करे, यही मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आज 1 साल के पूर्ण होने पर हम इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबसे हमने बातचीत की, कुछ मुद्दों को हमने छूने का प्रयास किया, आपसे चर्चा की है। निश्चित रूप से एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि इस कोरोना के साए में भी देश तीव्र गति से आगे बढ़े और देश और हम पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता एक अच्छा उपकरण बन सके देश सेवा में, यही मुझे कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मीडिया के सभी मित्र हमारी इस पत्रकार वार्ता में हमसे जुड़े हुए हैं। जो मीडिया के मित्र आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, मैं उनसे
कहूंगा कि वो अपना नाम चैट बॉक्स के अंतर्गत डाल दें ताकि उनके नाम को बुलाया जा सके। और मैं पार्टी के सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी से कहूंगा कि वो जो जो मीडिया के मित्रों ने प्रश्न के लिए नाम दिए हैं कृपया उनके नाम लेना शुरू करें। संजय जी। नमस्कार मित्रों, अब आप चैट बॉक्स और हमारे मोबाइल पे भी SMS कर सकते हैं। यदि कोई असुविधा हो तो मैं आपके नाम को पुकारूंगा। तो सर्वप्रथम श्री ऐश्वर्य कपूर, रिपब्लिक टीवी। श्री विकास भदौरिया, ABP। विकास जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। बोलिए विकास जी, मैंने आपको, हाँ बोलिए, अभी आपकी आवाज आएगी। दिनेश जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम क्या? लगता है विकास जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आगे चलते हैं। अमिताभ सिन्हा आपको विकास जी की आवाज आ रही है। विकास जी जी पूछिए अपना सवाल विकास भदौरिया। मेरा सवाल ये है कि धारा 370 के उन्मूलन और समान नागरिक संहिता, माफ कीजिएगा, नागरिक संशोधन कानून लाए जाने के बाद भारत की राजनीति में आप किस तरह का बदलाव देखते हैं, और क्या ये बदलाव केवल जम्मू कश्मीर के नक्शे बदलने तक सीमित है या इसका असर जो है भारत की आगामी आने वाली राजनीति पर भी पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जैसा बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मेन स्ट्रीमिंग हुई है। लगभग 100 से ऐसे कानून थे जो भारत के पार्लियामेंट ने पारित किए थे और वो जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लग रहे थे। आज वहां पर पंचायत का सीधा पैसा, अब पंचायत में सीधे भारत सरकार का सीधा पैसा पंचायत में जा रहा है। इसके पहले ही वो जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी पर जाता था और जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी डिसाइड करती थी कि देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। मेन स्ट्रीमिंग इस प्रकार से हुई कि अब वहां पर सीधे वो पैसा जा रहा है। उसी तरीके से जो लोग वहां पर डिप्राइव्ड थे उनको उनको उनके अधिकार मिल गए, महिलाओं को अपने अधिकार मिल गए, हमारे दलित वर्ग को अपना अधिकार मिल गया। तो ये जो मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी वो मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और निश्चित रूप से अगर देश की राजनीति की दृष्टि से देखें तो सारे देश की इच्छा थी कि धारा 370 एब्रोगेट होना चाहिए। वो धारा 370 एब्रोगेट हुआ है तो देश में भी, देश का भी मनोबल बढ़ा है और यह भी ध्यान में आया है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ऐसे चलेगी, व्हाट इज राइट एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एंड देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। यह राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समझ में आया है। इससे पहले का वातावरण क्या होता था? चलता है, चलेगा, देखेंगे, सोचेंगे, अटकाना, लटकाना, भटकाना। अब ना भटकेंगे ना लटकाए जाएंगे, अब सारे काम समय पर और ठीक ढंग से होंगे। देयर इज अ कल्चरल चेंज इन द पॉलिटिकल एरेना। अखिलेश कुमार सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया। नागरिकता संशोधन कानून का जवाब नहीं आया मेरा। वो निश्चित रूप से लोगों को बहुत खुशी हुई है कि वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है इस बात को। अखिलेश कुमार सिंह जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। सर नमस्कार। नमस्कार अखिलेश जी। सर, ये जिस तरह की राजनीतिक पॉलिटिकल एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हुए हैं कोविड-19 के क्राइसिस में भी, एक तो ये सवाल है कि इस पर आपका क्या कहना है, और दूसरा बिहार चुनाव में
किस तरह से आपका कैंपेन होगा और क्या अलायंस पार्टनर्स वगैरह से आपकी इस पर कोई चर्चा हुई है अभी तक? थैंक यू सर। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने कोरोना क्राइसिस में कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी का व्यवहार, आचार, वह जिम्मेदाराना नहीं रहा है। जिस जिम्मेवारी के साथ उनको रखना चाहिए था वो उन्होंने नहीं बर्ताव किया। इस कारण से एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस ये जरूर लगे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास करती है। इस कोरोना क्राइसिस में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये हमने करने का प्रयास किया है। हमारे मजदूर भाई तकलीफ में रहे, हम जानते हैं बहुत तकलीफ में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके उनकी सेवा के लिए उतरा है। हमने वहां राजनीति नहीं की और हमने इसको बखान भी नहीं किया, हमने इसकी चर्चा नहीं की। आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन हम लोगों ने उनको वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। बेचारा घर के लिए निकल गया, वो किन परिस्थितियों में निकला है, उसको हम लोगों ने किस तरीके से ठहरने का इंतजाम से लेकर के, भोजन के इंतजाम से लेकर के, जो हमारी ताकत थी वो हमने लगाई है। लेकिन अब ऐसा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इश्यूज को खड़ा करना और इश्यूज को भी कंफ्यूज्ड हालत में खड़ा करना, ये जिन्होंने किया है देश ने देखा है और देश सारी चीजों को देख रहा है। रविंद्र सिंह, जी न्यूज। रविंद्र जी। दिनेश जी, रविंद्र जी को। सर एक सेकंड, रविंद्र रख जी हैं? नहीं, रविंद्र सिंह जी न्यूज से है, रविंद्र सिंह। अगला अमित कुमार, न्यूज 24 से। सर जी न्यूज से लेते हैं पहले रविंद्र जी को। जी। रविंद्र जी बोलिए, आपका माइक खोल दिया गया है, आप बोलिए। आगे चलते हैं सर। अमित कुमार, न्यूज 24। उससे आगे है शैलेंद्र मिश्रा, डीडी न्यूज। शैलेंद्र जी बोलिए। हाँ, मेरा सवाल सर ये है, ऑडियो आ रहा है? हेलो थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए सर। मेरा जोर सवाल से ये बोलिए है, शैलेंद्र जी। हाँ, सर मेरा सवाल ये है कि जितने बोल्ड फैसले देखने को मिले इस एक साल में, तो क्या ये उम्मीद किए जाए कि आगे भी जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े जो फैसले रहे हैं वो फैसले देखने को मिलेंगे? इस तरह से जो 5 साल रहा है और ये एक साल जो दूसरे कार्यकाल का रहा है, उसे आप अलग मानते हैं? ये शैलेंद्र जी, प्रश्न थोड़ा सा रिपीट करें और जरा जोर से बोलें। सर मेरा सवाल ये है कि 5 साल का जो पहला कार्यकाल रहा और ये जो 1 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, इसको किस तरह से अलग देखते हैं? और जिस तरह से जो बोल्ड फैसले हुए जिसका आपने जिक्र किया, तो क्या यह माने कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़े जो तमाम अन्य बहुत बोल्ड मुद्दे हैं उन पर भी सरकार आगे बढ़ेगी, उन पर भी आगे बढ़ने की संभावना है, खासतौर पर अगर समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों की बात करें तो? देखिए, जहां तक 2014 की बात हम करें तो मोदी जी ने जब देश की भागडोर संभाली तो उस समय स्थिति जिसको बोलते हैं कि सारे सिस्टम्स एक तरीके से पैरालाइज थे और पैरालाइज के साथ साथ जड़ मूल से एकदम जिसको बोलते हैं कि स्टैंड स्टिल पर आ गए थे। मोदी जी ने हर विषय को एक मोमेंटम दिया, एक तेजी लाई और उसके साथ साथ पॉलिटिकल कल्चर ऑफ गवर्नेंस इसको भी चेंज किया। कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस के माध्यम से गवर्नेंस को काम करने लायक बनाते हैं और काम लिया जाता है और काम को आगे बढ़ाया जाता है, मंजिल तक पहुंचाया जाता है, इस काम को किया। जब मोदी जी दूसरी बार आए हैं
तो द गवर्नमेंट वॉज इन फुल मोमेंटम, वो एक मोमेंटम में थी, एक पेस में रही है। और उस पेस के कारण आपको ध्यान में आया होगा कि वेरी बोल्ड डिसीजंस, और आपने भी देखा होगा कि इतनी बड़ी जनमत मोदी जी को मिला, उसको ध्यान में रखते हुए जो आशाएं और आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने के लिए बिफोर टाइम चीजों को भी करने का प्रयास हुआ है। तो यह बोल्ड डिसीजंस में हम मोदी 2 में जब हम गए हैं, जब हम दूसरे कार्यकाल में गए हैं, तो सरकार और पार्टी पूरी ताकत के साथ एक मोमेंटम में रही है, और उस मोमेंटम के कारण डिसीजंस को और फैसले हुए हैं। जहां तक आइडियोलॉजिकल प्रश्न के अन्य मुद्दे हैं, निश्चित रूप से पार्टी और सरकार जो है वो समय समय पर सारी चीजों की चिंता करेगी। जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा है, जो हम लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी कहा है, उसको पूरा करने के लिए हम अग्रसर होंगे। नवीन जी का मैसेज आ रहा है बार बार, वो अनम्यूट करिए उनको, वो सवाल पूछना चाहते हैं। रविंद्र सिंह जी न्यूज। सर जी न्यूज से एक अकाउंट लॉगिन है, मैंने उनको अनम्यूट कर रखा है, और हाँ। अमित जी को भी मैंने अनम्यूट कर रखा है। आप दोनों में से जो भी अपना सवाल पहले पूछना चाहें अपनी बात रख सकते हैं। अगला राम नारायण श्रीवास्तव, दैनिक हिंदुस्तान। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ अमित बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, ये नड्डा जी, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 2019 में 14 में सरकार बनी थी एक उम्मीद के साथ बनी थी, अब जो है वो सपने साकार करने के लिए है। तो जो लेकिन कोविड की वजह से जो लोगों में एक परेशानी हुई, क्या आपको लगता है कि ये सपना जो था उसको पूरा करने में कहीं मुश्किल आएगी, या फिर उस ऐसे समय में जब लोग निराश हैं तो उनके सपने को पूरा करने के लिए सरकार कैसे आगे बढ़ेगी ताकि लोगों का सपना पूरा हो सके? साथ ही साथ एक छोटा सवाल ये भी है कि आपने खुद भी 200 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लोगों को इस कोविड के समय में अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया, तो लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है। तो आने वाले समय में पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी ताकि लोगों की मदद भी हो सके, लोगों को मोटिवेट भी किया जा सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब कोरोना का जो संकट और संक्रमण रहा है, ये अनइमेजिनेबल रहा है। किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी, ये अकल्पनीय रही है। इस कारण से सभी चीजों की गति में एक ठहराव सा आया, धीमी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारत अब कोरोना के साथ जीने की मंशा बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अपनी कैपेसिटीज को भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कैपेसिटीज को इंप्रूव कर रहा है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। है सब कुछ एक्सपेरिमेंट ही, हर दिन नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं, क्योंकि ये अनइमेजिनेबल क्राइसिस रहा और इसके रिपरकशंस भी अनइमेजिनेबल रहे हैं। इस अनइमेजिनेबल रिपरकशंस को उस नए तरीके से एड्रेस करने का प्रयास दैनंदिन हम लोगों ने किया है, भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, तो उसी तरीके से उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ, यह जरूर है, देश मोदी जी के साथ खड़ा है और उनकी ताकत का उपयोग करते हुए मोदी जी सारे सपनों को साकार करेंगे, ये हमारा विश्वास है। जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से नीचे तक एक्टिवेट हुई है, लेकिन इस एक्टिविटी को हम रोकने वाले नहीं है। यह जिसको कहा जाए डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से ही हमने इस बात को आगे बढ़ाया है। अब हम ही नहीं, सबको इसका उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन हम इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे और इसके माध्यम से जनता से कनेक्ट नहीं छूटे, इस बात की, जनता के साथ हम जुड़े रहें और जनता की सेवा में हम लगे रहें, इस बात के लिए हम प्रयासरत होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 1000 से ज्यादा वर्चुअल रैलीज होंगी, 1000 से ज्यादा, और ये 2000 से ज्यादा वर्चुअल रैलीज होंगी। उसी तरीके से 500 से ज्यादा वर्चुअल रैलीज हमारे मोर्चा विभिन्न सेक्शंस के साथ करेंगे। तो पार्टी को डिजिटली ही आगे ले जाना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और उसको हम पूरे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमिताभ सिन्हा जी, टीवी 18। राम नारायण श्रीवास्तव जी। अमिताभ जी, आप अपनी बात रखिए।
अमिताभ जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। संजय जी आपने जी से किन का नाम लिया था? रविंद्र सिंह, वो लगातार मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे अनम्यूट नहीं किया गया। सर क्योंकि इनके नाम से तो वो लॉगिन नहीं है, वो किसी दूसरे नाम से लॉगिन हो। आप अगला बताइए सर। अमिताभ जी उनको हमारी आवाज जा रही है बट वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, उनका माइक भी चालू है। राम नारायण श्रीवास्तव जी, हिंदुस्तान। सर इस नाम से भी लॉगिन नहीं है वो। रितेश जी इनके सामने पार्टिसिपेंट की लिस्ट खोल दीजिए एक बार। खुली भी है। तो सर इसमें देखो राम के नाम से नहीं है सर, राम नारायण। सर इसके अलावा रविकांत राय जी ने अपना रेज हैंड किया है, प्रदीप कुमार जी ने किया है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने है। तो निस्तुला जी हैं, निस्तुला। अनम्यूट किया है सर मैंने उनको। मेरी आवाज आ रही है नड्डा जी आपको? हाँ निस्तुला जी बोलिए। First of all, congratulations on the first anniversary. Thank you, thank you. My question is with regard to the challenges before the Modi government for the rest of its tenure. ये बात सही है कि बड़े बोल्ड डिसीजंस पॉलिटिकल और सोशल फ्रंट पे लिए गए थे पिछले 1 साल के अंदर, पर अभी जो चैलेंज है स्पेशली कोविड-19 का जो असर पड़ा है वो इकोनॉमी पे बहुत भारी पड़ा है और बहुत इकोनॉमिक पेन जो है वो हिंदुस्तान को झेलना पड़ेगा, बाकी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। ये जो आत्मनिर्भरता का फिलॉसफी जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस टू द नेशन और बार-बार रिटरेट की अपनी चिट्ठी में भी किया है, उसमें एक सेपरेशन डालना चाह रहे हैं कि ये कोई पुराने लाइसेंस कोटा राज टाइप का आत्मनिर्भरता नहीं होगा जो इंदिरा गांधी के समय में। इस पर कोई आप प्रकाश डाल सकते हैं कि ये किस तरह की आत्मनिर्भरता रहेगी? अगर आप लाइसेंस कोटा राज है उस तरह के अपने बॉर्डर्स को आप सिमटाना नहीं चाहते, मर्केंटाइल बॉर्डर्स को या ट्रेड बॉर्डर्स को, तो क्या करना चाहते हैं इसमें? देखिए निस्तुला जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वैसे निर्मला जी ने बड़े डिटेल में सारी बात को अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में जब चर्चा की थी तो उसको बताया था। लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत का कहने का मतलब ये है कि भारत के उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए हम आत्मनिर्भर बने, इस बात को हम प्रयासरत रहें। लेकिन हमारी कोई नेगेटिविटी लेकर के चलने का उद्देश्य नहीं है। वी डोंट, और हम कोई गोइंग बैक टू करने का, पीछे हटने का विषय नहीं है, कोई लाइसेंस कोटा राज लाने का विषय नहीं है। हमारे लोगों को प्रोत्साहन मिले इसकी चिंता करने की जरूरत है और वह चिंता करते हुए हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। बट आवर अप्रोच विल बी प्रोग्रेसिव, नॉट रिग्रेसिव। वी विल बी हैविंग प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, पौलमी शाह, इंडिया टुडे। पौलमी शाह। पौलमी शाह जी बोलिए, माइक अनम्यूट है उनका। पौलमी बोलिए। रामनारायण जी। नवनीत मिश्रा। हेलो। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। आ रही आवाज जी, जिस तरीके से सरकार ने पिछले 1 वर्ष में प्रदर्शन किया है और कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए हैं,
क्या आपको लगता है कि 2024 का रास्ता भी आसान हो गया है, सरकार हैट्रिक मारेगी? देखिए, हम लोग सरकार में काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम सरकार में वापस आने का दृष्टि को सामने रख करके, हम देश सेवा लेकर के काम करते हैं, राष्ट्र सेवा लेकर के काम करते हैं। और आज मोदी जी ने दिन रात 24 घंटे काम करके राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हम पार्टी में भी कार्यकर्ताओं को इसी तरीके के संस्कार देने का काम करते हैं कि हम सब लोग राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। राजनीति चुनाव के समय की जाती है, हर समय राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है, हर समय लोगों की सेवा करने का उद्देश्य है। और जी हैं दिनेश जी लाइन पर? हाँ सर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने उनको अनम्यूट भी किया, बट उनको शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही होगी। श्रीवास्तव जी सर, वो इस नाम से लॉगिन नहीं है, किसी और नाम से लॉगिन है तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, विकास चंद्रा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मेरी नड्डा जी, मैं विकास चंद्र बोल रहा हूँ न्यूज नेशन से जी। मेरा सवाल है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से और खास तौर पर राहुल गांधी जी की तरफ से आरोप लगाया जाता है और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन तो फेल हो गया, लॉकडाउन तो फेल हो गया, और हवाला प्रवासी मजदूरों का देते हैं। तो आप क्या मानते हैं, किस वजह से बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि लॉकडाउन तो फेल हो गया? प्लान बी क्या है? ऐसा है कि राहुल गांधी जी की गहराई से इन सब चीजों पर समझदारी नहीं, कम है उनकी। वो इन विषयों को गहराई से समझ नहीं पाते हैं और इस कारण से वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहते हैं जो खुद कंफ्यूजिंग होते हैं। कभी कहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी लगा दिया, कभी कहते हैं कि लॉकडाउन उठा क्यों नहीं रहे हैं, कभी कहते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं तो उठा क्यों रहे हैं। तो his statements are only for politics and for political ends. It has got nothing to do with the addressing the issues of corona crisis. वो राजनीतिकरण से प्रेरित होकर के इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। जानकारियां उनकी सीमित है, उनका अध्ययन भी सीमित है, और इस दृष्टि से सारे कोरोना के बारे में जो समझदारी बननी चाहिए वो उनकी बन नहीं पाती है, वो उनकी दिक्कत है। लेकिन ठीक है, वो राजनीतिक दल के नेता हैं, इसलिए उनको कुछ बोलना है तो वो बोलते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है, अच्छे से जानती है कि मोदी जी के द्वारा उठाए गए प्रयासों का क्या अंतर पड़ा है, और लॉकडाउन सही समय पर लगने के कारण आज भारत देश की तस्वीर क्या है ये सबको मालूम है। और सही समय पर सही निर्णय लेने का बारे में देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिक्स करने की आदत है, इसलिए वो इस तरह की बातचीत करती हैं। और्मी जी, और्मी साहब। हेलो, रामनारायण श्रीवास्तव, हिंदुस्तान अखबार से। बोलिए। सर मेरा रामनारायण जी बोलिए तेज। रामनारायण जी बोलिए। आवाज आएगी। हेलो जी बोलिए। जी, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया रविंद्र सिंह जी न्यूज, और्मी शाह इंडिया टुडे। नहीं सर, इन दोनों से संपर्क नहीं होगा। रामनारायण जी का लगा दीजिए। रामनारायण जी का सर माइक चालू है, उन्हीं को बोलना है। रामनारायण जी आप अपनी बात रखिए, माइक वापस बंद मत कीजिए। अभी चालू है, आप अपनी बात रखिए। जी सर,
राम मेरा नारायण जी सवाल ये- नमस्कार। सर नमस्कार। सर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। आवाज कट गई भाई, आवाज नहीं आ रही है। सर कुछ इशू लगता है उनके डिवाइस में। रविकांत राय। नड्डा जी नमस्कार, रविकांत बोल रहा हूँ न्यूज नेशन से। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बोलिए रविकांत जी। नड्डा जी मेरा सवाल ये है कि कोविड की वजह से जिस तरीके से पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा है, रहन सहन और जीने का तरीका बदल रहा है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप क्या बता पाएंगे कि इसका राजनीति में क्या असर पड़ेगा? किस तरीके के बदलाव आने वाले दिनों में राजनीति में आप देखते हैं कोरोना की वजह से? देखिए, निश्चित रूप से अगर राजनीतिक दृष्टि से आप कहेंगे इलेक्शन कैंपेन में, तो कैंपेन में तो असर बहुत पड़ेगा इसका, क्योंकि जो एक जीवन शैली है वह बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वातावरण में ही कैंपेनिंग करने का मौका मिलता है। पार्टी की गतिविधियों को तो नीचे तक चलाने की व्यवस्था होती है, हो गई है, उसको तो करेंगे, लेकिन कैंपेनिंग पार्ट में निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी, और वो हम ही को नहीं आएंगी, सबको आएंगी। हमको उसको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके कारण हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क न लगाना, ऐसा नहीं करना है। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, सब लोग स्वस्थ रहें और जागृत रहें, सजग रहें, इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आज शाम को 4 बजे वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को फेसबुक लाइव के माध्यम से भी पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, और पार्टी का आने वाले 1 महीने तक जो अभियान चलेगा उसका भी शुभारंभ करने वाले हैं। आप सभी इस पत्रकार वार्ता में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.